जय हिंद डिफेंस लवर्स। आज की टॉप हेडलाइंस कुछ इस प्रकार है। इंडियन एयरफोर्स के सुखोई Su-30 MKI फाइटर्स को मिलेंगे 26,000 करोड़ रुपीस के नए इंजन्स। भारतीय रक्षा मंत्रालय ने इंडियन आर्म फोर्सेस के लिए 1,45,000 करोड़ रुपीस के 10 महत्वपूर्ण प्रस्तावों को दी मंजूरी। इंडियन नेवी के लिए DRDO ने हैंडओवर करे 30 mm के एंटी ड्रोन शेल। इंडियन एयरफोर्स का MiG-29 और इंडियन कोस्ट गार्ड का ALH हेलीकॉप्टर दुर्घटनाग्रस्त। और बेंगलुरु बेस्ड फर्म फ्लाइंग वेज डिफेंस ने अपने पहले बॉम्बर UAV की पहली उड़ान करी कंडक्ट। इंडियन एयरफोर्स के सुखोई Su-30 MKI फाइटर जेट्स के लिए 240 नए एरो इंजन्स को खरीदने वाला जो प्रपोजल था, तो उसे अब कैबिनेट कमेटी ऑन सिक्योरिटी यानी कि CCS की तरफ से भी फाइनल अप्रूवल मिल चुका है। और अब लगभग 26,000 करोड़ रुपीस की कीमत पर एयरफोर्स के सुखोई Su-30 MKI फाइटर्स के लिए करीब 240 AL-31FP एरो इंजन्स को लिया जाएगा। और ये खरीद HAL से बाय इंडियन कैटेगरी के तहत होगी। इन जेट इंजन्स की जो डिलीवरी है वो 1 साल के बाद शुरू हो जाएगी और 8 वर्षों के टाइम पीरियड में सभी इंजन्स डिलीवर हो जाएंगे। और रक्षा मंत्रालय की तरफ से दी गई जानकारी के मुताबिक इन इंजन्स में 54% से अधिक का स्वदेशी कंटेंट होने वाला है, और जिसके तहत इन इंजन्स के कुछ महत्वपूर्ण कंपोनेंट्स का स्वदेशीकरण होगा। ये जो इंजन्स हैं ये HAL के कोरापुट डिवीजन में मैन्युफैक्चर होंगे और ये सुखोई फाइटर्स की फ्लीट को ऑपरेशनली रेडी बनाए रखने में अपना महत्वपूर्ण योगदान देंगे। इसके अलावा एयरफोर्स से जुड़ा हुआ एक अपडेट ये भी है कि कल बाड़मेर सेक्टर में एक रूटीन नाइट ट्रेनिंग मिशन के दौरान एक गंभीर तकनीकी खराबी के कारण इंडियन एयरफोर्स का MiG-29 फाइटर जेट दुर्घटनाग्रस्त हुआ है। हालांकि अच्छी बात यह है कि एयरक्राफ्ट का जो पायलट था वो सफलतापूर्वक इजेक्ट होने में कामयाब रहा है। और एयरफोर्स की तरफ से दी गई जानकारी के मुताबिक एयरक्राफ्ट का पायलट भी सेफ है और कोई भी जान माल का नुकसान नहीं हुआ है। और इस दुर्घटना के कारणों को जानने के लिए कोर्ट ऑफ इंक्वायरी के आदेश दे दिए गए हैं। आज मंगलवार को भारतीय रक्षा मंत्री श्री राजनाथ सिंह की अध्यक्षता में डिफेंस एक्विजिशन काउंसिल यानी कि DAC ने इंडियन आर्म फोर्सेस के लिए 10 महत्वपूर्ण प्रस्तावों को मंजूरी दी है, जिनके टोटल कॉस्ट है 1,44,716 करोड़ रुपीस। और इनमें से 99% खरीद बाय इंडियन और बाय इंडियन IDDM कैटेगरी के तहत स्वदेशी सोर्सेस से ही की जाएगी। और अब इन प्रस्तावों में मुख्य रूप से शामिल है, पहला, इंडियन आर्मी के लिए फ्यूचर रेडी कॉम्बैट व्हीकल्स यानी कि FRCVs, जो कि आर्मी के पुराने हो रहे T-72 जैसे टैंक्स को रिप्लेस करेंगे। और ये इंडियन आर्मी का एक फ्यूचरिस्टिक मेन बैटल टैंक होगा, जो कि सुपीरियर मोबिलिटी, ऑल टेरेन एबिलिटी, मल्टी लेयर्ड प्रोटेक्शन, एक प्रिसिशन और लीथल फायर पावर और रियल टाइम सिचुएशनल अवेयरनेस जैसे एडवांस फीचर से इक्विप्ड होगा। और ये परियोजना आर्मी की टैंक फ्लीट को मॉडर्नाइज करेगी। इसके बाद दूसरा बड़ा प्रस्ताव है एयर डिफेंस फायर कंट्रोल रडार्स की खरीद का, जो कि एरियल टारगेट्स को डिटेक्ट और ट्रैक करके फायरिंग सॉल्यूशंस प्रोवाइड करने का काम करेगी। और इस इक्विपमेंट को भारत के आर्मर्ड व्हीकल्स निगम लिमिटेड द्वारा ही डिजाइन और डेवलप किया जाएगा। और इसका इस्तेमाल आर्मी के मैकेनाइज्ड इन्फेंट्री बटालियंस और आर्मर्ड रेजिमेंट दोनों कर सकेंगी। इसके अलावा इंडियन कोस्ट गार्ड के लिए 3 महत्वपूर्ण प्रस्तावों को मंजूरी दी गई है, जिसमें से एक है डॉनियर 228 एयरक्राफ्ट, दूसरा है नेक्स्ट जनरेशन की फास्ट पेट्रोल वेसल्स, जो कि रफ वेदर कंडीशंस में भी ऑपरेट करने के लिए एडवांस फीचर से इक्विप्ड होगी, और तीसरा है नेक्स्ट जनरेशन की ऑफशोर पेट्रोल वेसल्स, और ये भी एडवांस टेक्नोलॉजी के साथ आएगी। और इसकी मदद से इंडियन कोस्ट गार्ड की लॉन्ग रेंज ऑपरेशंस को परफॉर्म करने की कैपेबिलिटी बढ़ेगी। और ये सर्विलियंस, मैरीटाइम जोन में पेट्रोलिंग, सर्च एंड रेस्क्यू मिशंस, डिजास्टर रिलीफ ऑपरेशंस, तो इन सभी में कोस्ट गार्ड की कैपेबिलिटीज को बढ़ावा देगी। बाकी भारतीय रक्षा मंत्रालय के ऑफिशियल स्टेटमेंट में इस बात को तो मेंशन किया गया है कि DAC ने आज टोटल 10 प्रपोजल्स को अप्रूव किया है, लेकिन ऑफिशियल स्टेटमेंट में केवल 5 ही प्रपोजल्स के बारे में बात की गई है। अब बाकी के वो 5 प्रपोजल्स कौन से हैं, तो उसके बारे में भी फिलहाल कोई डिटेल सामने नहीं आई। इंडियन कोस्ट गार्ड की तरफ से दी गई जानकारी के मुताबिक कल 2 सितंबर को गुजरात के पोरबंदर से एक घायल क्रू मेंबर को इवैक्यूएट कराने के लिए कोस्ट गार्ड के एक ALH हेलीकॉप्टर ने 2300 आवर्स पर उड़ान भरी थी। लेकिन उड़ान के बीच में किसी समस्या के कारण इस हेलीकॉप्टर को एक इमरजेंसी हार्ड लैंडिंग करनी पड़ी और इस दौरान हेलीकॉप्टर को समुद्र में डिच करना पड़ा। इस हेलीकॉप्टर में टोटल 4 क्रू मेंबर्स सवार थे, जिनमें से एक क्रू मेंबर को रिकवर कर लिया गया है, लेकिन बाकी के 3 क्रू मेंबर्स की तलाश अभी भी जारी है। और इस रेस्क्यू मिशन में इंडियन कोस्ट गार्ड ने अपनी 4 शिप्स और 2 एयरक्राफ्ट को डिप्लॉय करके रखा हुआ है। बाकी इस हेलीकॉप्टर के साथ ये जो दुर्घटना हुई है किस वजह से हुई है, तो ये तो मामले की पूरी इन्वेस्टिगेशन के बाद ही क्लियर हो पाएगा। और इस पर जो भी अपडेट्स रहेंगे हमारे डिफेंस अपडेट से आपको उसकी जानकारी मिलती रहेगी। और क्विक अपडेट्स के लिए आप हमारे ऑफिशियल टेलीग्राम चैनल से बने रह सकते हैं। बाकी हम इस हेलीकॉप्टर के सभी क्रू मेंबर्स की सेफ्टी के लिए ईश्वर से प्रार्थना करते हैं। बाकी इसके अलावा जैसे कि आपको ध्यान होगा कि पहले के अपडेट में हमने आपको बताया था कि इंडियन नेवी अपनी सर्विस में जल्द ही DRDO द्वारा स्वदेशी तौर पर विकसित किए गए 30 mm के हाई एक्सप्लोजिव प्री फॉर्म फ्रेगमेंटेशन शेल्स को इंडक्ट करेगी, जिन्हें आप एंटी ड्रोन शेल्स भी कह सकते हैं, क्योंकि इन शेल्स का इस्तेमाल
स्वार्म ड्रोन्स जैसे थ्रेट्स को न्यूट्रलाइज करने के लिए किया जाएगा। तो अब भारतीय रक्षा मंत्रालय की तरफ से इस पर अपडेट जारी किया गया है, जिसमें बताया गया कि DRDO ने इस 30 mm के HEPF शेल के जो प्रोडक्शन डॉक्यूमेंट हैं तो वो पुणे में आयोजित की गई सेरेमनी के दौरान DGNAI यानी कि डायरेक्टर जनरल ऑफ नेवल आर्मामेंट इंस्पेक्शन को हैंडओवर कर दिए। बाकी इन एंटी ड्रोन शेल्स का इस्तेमाल नेवी की सर्विस में पहले से मौजूद AK-630 नेवल गन से किया जाएगा और ये काफी प्रभावी तरीके से स्वार्म ड्रोन्स जैसे थ्रेट्स को न्यूट्रलाइज करने में सक्षम है। और इन एंटी ड्रोन शेल का जो हार्डवेयर है तो उसे DRDO लैब ARDE के स्पेसिफिकेशंस के अनुसार भारत की 3 कंपनियों द्वारा मैन्युफैक्चर किया गया है और नेवी की AK-630 गन से इस्तेमाल करने के लिए इनके जो एडेप्टेशन टेस्ट हैं वो भी सफलतापूर्वक पूरे हो चुके हैं और अब इन शेल्स को नेवी की सर्विस में इंडक्ट करने के लिए जो अप्रूवल है वो मिल चुका है। हिंदुस्तान टाइम्स की रिपोर्ट के मुताबिक DAC की मीटिंग में इंडियन नेवी के लिए 26 रफाल M फाइटर्स को खरीदने वाली जो डील है तो उसे भी क्लियरेंस दिया जा सकता है। और इस रिपोर्ट में ये बताया गया है कि पहले यह तय हुआ था कि रफाल M फाइटर्स में DRDO के एक्सपेरिमेंटल AESA रडार को इंटीग्रेट किया जाएगा, लेकिन हिंदुस्तान टाइम्स की रिपोर्ट के मुताबिक DAC इस योजना को ड्रॉप कर सकती है क्योंकि DRDO के एक्सपेरिमेंटल AESA रडार को रफाल M में इंटीग्रेट करने से जो इंटीग्रेशन की कॉस्ट है वो कम होने के बजाय ज़्यादा हो रही है और इससे परियोजना में डिले भी हो सकता है। इसके अलावा ऐसी भी रिपोर्ट्स हैं कि 31 अक्टूबर से पहले 31 MQ-9B प्रेडेटर आर्म्ड ड्रोन्स की डील को भी साइन किया जाएगा। और इतना ही नहीं बल्कि चाइनीज नेवी की बढ़ती हुई कैपेबिलिटी को देखते हुए इंडियन नेवी भी DAC के सामने कुछ और महत्वपूर्ण परियोजनाओं को पेश कर सकती है, जिसमें से एक है प्रोजेक्ट 18 के तहत नेक्स्ट जनरेशन के डिस्ट्रॉयर्स को विकसित करना। और ये डिस्ट्रॉयर्स विशाखापट्टनम क्लास की है एडवांस वेरिएंट होंगी जो कि एंटी बैलिस्टिक मिसाइल सिस्टम्स, ड्रोन लॉन्च कैपेबिलिटी, इन सभी फीचर्स से इक्विप्ड होगी। और योजना के अनुसार अनुमान है कि 2027 तक इंडियन नेवी के पास लगभग 200 वॉरशिप्स की फोर्स होगी और जबकि फ्रेंच गवर्नमेंट भी भारत की स्वदेशी कैपेबिलिटी को बढ़ावा देने के लिए फाइटर्स, अंडर वाटर ड्रोन्स, लॉन्ग रेंज की मिसाइल सिस्टम्स, इन सभी की मैन्युफैक्चरिंग में सपोर्ट करने के लिए तैयार है। और हाँ, हाइपरसोनिक क्रूज मिसाइल जैसी परियोजनाओं को भी DAC की मीटिंग में डिस्कस किया जा सकता है। बाकी एक अपडेट यह है कि तरंग शक्ति के फेज 2 में अपने पार्टिसिपेशन को लेकर ऑस्ट्रेलिया की तरफ से ऑफिशियली स्टेटमेंट जारी की गई है, जिसमें बताया गया है कि रॉयल ऑस्ट्रेलियन एयरफोर्स ने पहली बार अपने कॉम्बैट एयरक्राफ्ट भारत में आयोजित होने वाली मल्टीनेशनल एक्सरसाइज में पार्टिसिपेट करने के लिए भारत भेजे हैं, जिसमें उनके नंबर 6 स्क्वाड्रन से 3 EA-18G ग्रोलर एयरक्राफ्ट के साथ उनके 120 पर्सनल शामिल हैं। और स्टेटमेंट में ये भी कहा गया है कि इस रीजन में भारत की महत्वपूर्ण भूमिका को सपोर्ट करने के लिए जो ऑस्ट्रेलिया है तो वो भारत के साथ डिफेंस कॉर्पोरेशन को और बढ़ा के सपोर्ट करना लगातार जारी रखेगा। बाकी तरंग शक्ति के फेज 2 में ऑस्ट्रेलिया, ग्रीस, श्रीलंका, UAE, जापान, सिंगापुर, US तो इन कंट्रीज की एयरफोर्सेस पार्टिसिपेट कर रही हैं। हालांकि पहले बांग्लादेश की तरफ से भी कंफर्मेशन दिया गया था कि वो तरंग शक्ति के फेज 2 में अपने C-130 एयरक्राफ्ट को भेजेंगे, लेकिन लास्ट मोमेंट पर बांग्लादेश ने अपने इस निर्णय को चेंज कर दिया। हालांकि बांग्लादेश अपने 3 सीनियर मिलिट्री ऑफिसर्स को ऑब्जर्वर्स के तौर पर जरूर भेज रही है। और जबकि श्रीलंका, जो कि पहले इस एक्सरसाइज में पार्टिसिपेट नहीं कर रहा था, तो लास्ट मोमेंट पर जहां बांग्लादेश ने अपने पार्टिसिपेशन को कैंसिल किया, तो वहीं दूसरी तरफ लास्ट मोमेंट पर श्रीलंका ने अपने इस पार्टिसिपेशन को कंफर्म कर दिया था। और अब श्रीलंका भी इस फेज 2 में अपने 2 B-200 सुपर किंग एयर मैरीटाइम सर्विलेंस एयरक्राफ्ट के साथ पार्टिसिपेट कर रहा है। आप सभी को ध्यान होगा कि इस वर्ष मई के महीने में बेंगलुरु बेस्ड एक फर्म जिसका नाम है फ्लाइंग वेज डिफेंस, तो ये काफी चर्चा में आई थी क्योंकि इस कंपनी ने अपने FWD-200B नाम के एक बॉम्बर UAV को अनवील किया था। और इस UAV के साथ कंपनी ने क्लेम किया था कि भारत का पहला स्वदेशी बॉम्बर UAV है। लेकिन कंपनी ने इस UAV के जिस मॉडल को दिखाया था तो उस मॉडल का डिज़ाइन कुछ ऐसा था कि अधिकतर के मन में प्रश्न जरूर आया होगा कि ये कोई बॉम्बर UAV है या कोई नया तरह का स्कैम है। और साथ में कंपनी ने अपने UAV के जो स्पेसिफिकेशंस बताए थे तो वो एक बॉम्बर UAV के हिसाब से मैच नहीं करते थे। और कंपनी ने सबसे बड़ा क्लेम ये किया था कि उनका जो FWD-200B बॉम्बर UAV है तो ये मेल यानी कि मीडियम एल्टीट्यूड लॉन्ग एंड्योरेंस वाली UAVs की कैटेगरी में आता है। लेकिन अब ये कंपनी एक बार फिर से चर्चा में, क्योंकि आज मंगलवार को इस कंपनी की तरफ से अनाउंस किया गया कि उन्होंने अपने अनमैन्ड बॉम्बर एयरक्राफ्ट जिसका नाम है FWD-200B तो उसकी पहली उड़ान सफलतापूर्वक कंडक्ट करी है। कंपनी का कहना है कि इस UAV का एयरफ्रेम, इसका प्रोपल्शन सिस्टम, इसके कंट्रोल सिस्टम, इसके इलेक्ट्रॉनिक्स, इसका डिज़ाइन सब कुछ मेड इन इंडिया है और जिसे उन्होंने बेंगलुरु में स्थित अपनी फैसिलिटी में खुद बनाया है। इस UAV का विंग स्पैन है 5 मीटर का, इसकी लेंथ है 3.5 मीटर की और मैक्सिमम टेक ऑफ वेट है 102 किलोग्राम और पेलोड कैपेसिटी है 30 किलोग्राम की। इतना ही नहीं बल्कि ये भी क्लेम है कि ये जो UAV है ये 152 किलोमीटर पर आवर की रफ्तार से क्रूज कर सकता है, जबकि इसकी टॉप स्पीड बताई गई है 250 किलोमीटर पर आवर और ये केवल 300 मीटर के रनवे से ही उड़ान भरने में सक्षम है। इसका एंड्योरेंस टाइम बताया गया है 7 घंटे का, रेंज बताई गई है 800 किलोमीटर और ये सर्विलेंस करने से लेकर बॉम्बिंग जैसे मिशंस को भी परफॉर्म कर सकता है। अब बाकी इस बॉम्बर UAV के जिस तरह के स्पेसिफिकेशंस बताए गए तो उसके आधार पर यह प्रश्न तो बनता ही है कि आखिर इसे एक बॉम्बर UAV कहा क्यों जा रहा है।
क्योंकि 30 किलोग्राम के पेलोड कैपेसिटी के साथ इसमें भला किस तरह का वेपन कैरी किया जाने वाला है। दूसरी बात यह कि आज के इवेंट में फ्लाइंग वेज डिफेंस ने अपने यूएवी का जो मॉडल दिखाया था तो वो मई के महीने में दिखाए गए मॉडल से काफ़ी ज़्यादा अलग है। जैसे कि मानो ये यूएवी जिम शिम करके बिल्कुल फिट हो गया है। लेकिन आज वाला मॉडल भी अब और ज़्यादा प्रश्न उठाता है, और ये प्रश्न तो फिर भी बने रहता है कि आखिर इसे मेल कैटेगरी का एक बॉम्बर यूएवी क्यों कहा जा रहा है। तीसरी बात यह कि जिस यूएवी की उड़ान परीक्षण आज दिखाए गए तो क्या ये एक्चुअल यूएवी का एक्चुअल प्रोटोटाइप है, या इसको ही आगे जाके कुछ बड़ा किया जाएगा, या इसमें कुछ कैपेसिटी बढ़ाई जाएगी, कुछ फीचर्स एडवांस किए जाएंगे, तो ये भी अभी क्लियर नहीं है। बाकी फिलहाल इसे देखकर तो ये लगता है कि ये एक बॉम्बर यूएवी से ज़्यादा एक एडवांस कामिकाज़े ड्रोन बनने की काबिलियत जरूर रखता है। और बाकी इस पर आपके जो भी विचार है आप उसे कमेंट सेक्शन में शेयर कर सकते हैं। बाकी अब समय है आज के इतिहास का। आज ही के दिन सन 2000 में ऑपरेशन रक्षक के दौरान अपने अदम्य साहस और वीरता का परिचय देते हुए लेफ्टिनेंट अमित सिंह वीर गति को प्राप्त हुए थे। आज ही के दिन 2015 में जम्मू कश्मीर में अपने अदम्य साहस और वीरता का परिचय देते हुए लांस नायक मोहन नाथ गोस्वामी ने अपना सर्वोच्च बलिदान दिया था और इन्हें मरणोपरांत अशोक चक्र से सम्मानित किया गया। आज के दिन 1965 में अपने अदम्य साहस और वीरता का परिचय देते हुए मेजर सत्यप्रकाश वर्मा वीर गति को प्राप्त हुए थे और इन्हें मरणोपरांत वीर चक्र से सम्मानित किया गया। और आपके लिए आज का प्रश्न है कि सबसे पहला सुखोई Su-30 MKI फाइटर कौन से वर्ष में इंडियन एयरफोर्स की सर्विस में कमीशन किया गया था। और अब समय है आज के टॉप 3 कमेंट्स का, जो ये रहे आपकी स्क्रीन पर। तो हमारे आज के इस एपिसोड के लिए इतना ही। उम्मीद है आपको एपिसोड पसंद आया होगा। पसंद आए तो वीडियो को लाइक जरूर करें। कोई भी सुझाव या सवाल हो तो उसके लिए कमेंट सेक्शन ओपन है। और बाकी अगर आपको मिलिट्री से संबंधित और भी एक्सक्लूसिव कंटेंट में दिलचस्पी है तो आज ही डाउनलोड करें डिफेंस स्क्वाड की सुपर ऐप। बाकी अगर आप चैनल पर पहली बार आए हैं तो सब्सक्राइब जरूर करें। हम जल्दी मिलेंगे नए एपिसोड के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।